हेलो स्टूडेंट्स, अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स 2 पढ़ेंगे। इसमें अपन जो अदर प्रॉपर्टीज रह गई थी, जैसे कलर, नेचर, है ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कलर्ड प्रॉपर्टी से। मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब ये आयनिक फॉर्म में होते हैं तो दे शो कलर, है ना। अब ये कलर क्यों एग्जिबिट करते हैं तो अपन ये देखेंगे, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस क्या है, कलर्ड है इन नेचर में। ये क्यों होता है? ये होता है डी डी ट्रांजिशन की वजह से। अब डी डी ट्रांजिशन क्या है? तो जैसे ये डी ऑर्बिटल है, इसमें 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। उनमें से 3 T2G होते हैं, 2 EG ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो जब इनकी स्प्लिटिंग होती है तो ये कुछ नीचे रह जाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल इस T2G ऑर्बिटल से EG में जाता है तो ये डी ऑर्बिटल सी, तो डी डी ट्रांजिशन होता है। और जब ये वापस आता है तो विजिबल रीजन में अगर ये फॉल करते हैं तो हमें कलर शो होता है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज दिस इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। ट्रांजिशन कौन करेगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी होगा, इन T2G एट EG सेट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। अब इनमें कम एनर्जी लगती है ना, ये इजीली एक्साइट हो जाते हैं। इसलिए जब ये वापस आते हैं तो ये विजिबल रीजन में फॉल करते हैं और इनकी करस्पॉन्डिंग लाइट हमको जो दिखती है वो कलर्ड होती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये एग्जिबिट करते हैं। जैसे स्कैंडियम+2 आयन, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D1 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम+2, टाइटेनियम+2 मतलब क्या हुआ? स्कैंडियम टाइटेनियम। तो नीच नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d2। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 4 से निकलेंगे क्योंकि 4 बाहर है, तो 3d2 बस बचेगा। तो 3d2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही हमारे पास, तो ये भी शो करेगा। वेनेडियम+2 तो 3d3 बचेगा। हेंस ये जो है अपने कलर्ड शो करते हैं। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर। कॉपर+1 में 3d10 है इसका। स्कैंडियम+3+2 तो ठीक था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर +3 करेंगे तो डी से भी निकल जाएगा, डी से निकल जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये कलर्ड नहीं होगा। कॉपर 1 क्या होगा कि कॉपर का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 29 है ना। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर था, है ना। कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी डी ट्रांजिशन होता है जिसकी वजह से कलर एग्जिबिट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया स्कैंडियम, कॉपर, टाइटेनियम, है ना, इन सब का, कि ये सारे जो हैं ये कलर एग्जिबिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। नाउ इफ यू सी अ ट्रांजिशन मेटल आयन एब्जॉर्ब करता है लाइट, है ना, विजिबल रीजन में, और क्या करता है? इट एमिट्स रेस्ट ऑफ द कलर्स, है ना। जिसका कॉम्बिनेशन जो एमिट हो रही है लाइट, है ना, द कलर ऑफ द मेटल आयन इज द कलर ऑफ एमिटेड लाइट। मतलब जैसे एक एलिमेंट है, उसने विजिबल पार्ट में लाइट को एब्जॉर्ब किया, है ना, और वो क्या करेगा? जितनी बची हुई रेडिएशन उसको एमिट करेगा, और जो एमिट हो रही है ना, वही क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसको एग्जिबिट करेगा, है ना। या हम ये कह सकते हैं जो लाइट हमें मिल रही है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सो उसका कलर आपको शो होगा। सो what this is what written here, the combination of which is the color of emitted light. The color of metal ion is the color of emitted light. तो जो भी लाइट एमिट हो रही है वही मेटल आयन की लाइट है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेटल आयन ही तो हम ले रहे हैं जो एब्जॉर्ब कर रहा है। नाउ इन द ट्रांजिशन मेटल आयन द डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं 2 ऑर्बिटल में, एक T2G और एक EG, जो मैंने आपको बताया। T2G में DXY, DY एंड DZX होता है, और फिर इसमें DX² -Y² DZ² होता है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं EG में, और इस एक्साइटेशन को हम कहते हैं डी डी ट्रांजिशन। ये जो यहाँ लिखा हुआ है डी डी ट्रांजिशन। अब इस डी डी ट्रांजिशन की वजह से ही मेटल क्या होता है? कलर आयन
शो करता है। अब ये फैक्टर्स हैं कुछ जो अफेक्ट करते हैं। तो एनर्जी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना है वो आपका डिपेंड करेगा कलर को डिसाइड करने में। तो डेल्टा ओ जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपकी नीडी ट्रांजिशन होगी, उतना कलर इंटेंस होगा। फिर इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, है ना, डिक्रीज इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। तो डेल्टा ओ जो है मतलब स्प्लिटिंग जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब जितनी कम आपकी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू होगी और उतना ज़्यादा कलर होगा। नाउ जो आपकी यही चीज़ है उसको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो वेवलेंथ है जैसे जैसे डिक्रीज होगी कलर उतना अच्छा हमें मिलेगा। सो वेवलेंथ डिक्रीज किस ऑर्डर में होती है, रेड टू वॉयलेट में। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मतलब इसकी डेल्टा वो सबसे कम है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है कलर, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। फिर KMnO4 जो डार्क पिंक कलर का है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर का है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D0। बट ये फिर भी कलर्ड है, क्यों, ये इसलिए कलर्ड है क्योंकि इनमें जो होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम बनता है। तो चार्ज एनायन से कैटायन में ट्रांसफर होता है इन कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं। फिर ये आपके कलर दिखाए हुए हैं, टाइटेनियम +3 पर्पल कलर का होता है। फिर आपका निकल +2 ग्रीन कलर का होता है ना। तो ये सारे कलर्स दिए हुए हैं आयंस के। फिर हम देखें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाते हैं। और जो ये पैरामैग्नेटिज्म है इट इन्वर्सली वेरीज विद द टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो हैं जो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो रिपेल करेंगे। सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एंड सिंस ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना, इसलिए दे एग्जिबिट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नाउ पैरामैग्नेटिक का मतलब यह है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, रिपेल नहीं होगा। नाउ एज इज एविडेंट मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है डी ऑर्बिटल्स में, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। एग्जाम्पल है टाइटेनियम +2, टाइटेनियम +3, वेनेडियम, क्रोमियम। फिर जिनका D0 या D10 होता है वो डायमैग्नेटिक होते हैं। कॉमन सी बात है ये, है ना। देन द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस किसका रिजल्टेंट होगा, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नेटिक मूवमेंट होता है n+1। n यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है μ√n+1 होता है ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ये √n+1, ठीक है, यहाँ पे n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे अगर हम टाइटेनियम +2 की बात करें तो स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, 3d2 4s2 होता है। अब अगर इसको हमने +2 में करना है ना, +2 करना है तो क्या लिखेंगे, 3d2 बस बचेगा, 4s से तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब इसका अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब कि एन की वैल्यू 2 है ना। ड्रॉ तो मुझे करके नहीं दिखाना पड़ेगा ना कि डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये म्यू हो गया 2 2 + 1, ये हो गया 6। तो √μ6 इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी यूनिट आएगी पोर मैग्नेटोन, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। फिर ट्रांजिशन मेटल का डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। फिर जिनका D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। फिर हम देखें कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो कैटलिस्ट की तरह ये कैसे बिहेव करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होता है, दे आर रिकवर्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी सरफेस जो होती है उस पे कोई ना कोई खाली अगर वैलेंसी होती है तो वहाँ पर, जैसे आप अगर कंपाउंड को पाउडर्ड स्टेट में लेते हो, है ना, तो हमें पता है कि सरफेस एरिया बढ़ता है। तो
कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी बढ़ती है ना। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने पाउडर लिया है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिटिंग कैटालिटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू ओनली द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो ये आपके एग्जांपल दिए हैं, जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में यूज़ होता है, आयरन होता है हेबर्स प्रोसेस में, फिर पैलेडियम प्लैटिनम ये सारे हाइड्रोजनेशन में यूज़ होते हैं, फिर कॉपर आपका यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में, किसकी, सिलिकॉन्स की। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप इस टेबल को एक बार देख सकते हो। फिर हम बात करें अगर एलॉय की, तो एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कॉपर, जिंक, ये सारे क्या होते हैं, एलॉयज बनते हैं ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी एलॉय बनाते हैं और इन बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है बनाने की। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी कम है, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। क्यों सिमिलर है, क्योंकि अभी मैंने आपको इसके पहले वाले में क्या बताया था कि चार्ज रेशो वाला कंसेप्ट बताया था। फिर क्या होता है, ड्यू टू दिस ट्रांजिशन मेटल एटम क्या करते हैं, अपने लैटिस में किसी और एटम को फिट कर लेते हैं। इस फिट करने की वजह से क्या होता है कि ये एलॉय बनाते हैं। सो ड्यू टू दिस ट्रांजिशन मेटल एटम इन द लैटिस कैन बी इजीली रिप्लेस्ड। कोई भी एक एटम ट्रांजिशन एलिमेंट अपने लैटिस में से रिप्लेस करके दूसरे को लेके अगर आ जाता है तो उसमें एलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। अब क्या होता है, इन द एलॉय रेशियो ऑफ कंपोनेंट मेटल इज फिक्स्ड, और एलॉयज क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि वो कैटालिटिक, जो एलॉय फॉर्मेशन है और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं, इनमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, सिमिलर लगता है ये एक्चुअली। क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का अगर हम साइज देखें तो ये छोटे होते हैं, है ना। अब क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, है ना, नॉन मेटल्स, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, ये सारे क्या होते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो या मेटल्स होते हैं जो उनकी लैटिस में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे एटम्स एंट्रैप हो जाते हैं बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, सो दीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इन नेचर, है ना, और इनका कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है मतलब इनको, जैसे 1:2 ये फिक्स स्टोइशियोमेट्री है, ये इस तरीके से शो नहीं करते, इनका कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है। जैसे NaCl है 1:1 है, इनका कोई फिक्स रेशो नहीं होता। देन द स्मॉलर साइज्ड एलिमेंट्स आर हेल्ड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस बाय द वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस। देन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि पेरेंट मेटल की है, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी, हार्डनेस, ये सब चेंज हो सकता है। देन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ दीज, है ना, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का लिया एटम बाय द ट्रांजिशन मेटल लाइक पैलेडियम, प्लैटिनम एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑक्लू, इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्लूशन। तो ये हो गया। देन हमारा नॉन स्टोइशियोमेट्री, तो ये लास्ट टॉपिक है। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, इंडेफिनिट स्ट्रक्चर और प्रोपोर्शन में। जैसे आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन 2 ऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इट शुड बी रिटर्न एज अ बार ओवर द फॉर्मूला। क्या इंडिकेट करने कि जो आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो एग्जैक्टली 1:1 नहीं है। क्यों, क्योंकि आयरन 0.94 में है और आयरन ऑक्साइड, अगर आप देखो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इतना है ना, और आयरन इतना है। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी अगर इन दोनों का रेशियो देखो तो 0.98 और 1.2 है। तो ये क्या है, स्टोइशियोमेट्री नहीं है। देन नॉन स्टोइशियोमेट्री इज शोन पर्टिकुलरली among the transition compounds of group what 16 एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टेलीरियम, ऑक्सीजन वाली फैमिली ज्यादा शो करती है। और कभी कभी सॉलिड स्ट्रक्चर में अगर डिफेक्ट होता है ना, जैसे 137 की यूनिट में आपको सॉलिड्स भी है, तो जब मैं सॉलिड्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उसमें डिफेक्ट्स पढ़ाऊंगी, जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं, है ना, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्लासिफाइड है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब होती है ना। तो ये था हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी थी
क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स टू। सो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। एंड ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट 1 2 दोनों खत्म होते हैं। इसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो ये हमारा ब्लॉक 1 भी खत्म हो जाएगा। ओके। जब ब्लॉक 1 खत्म होगा तो इन तीनों के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे कि इन तीनों में से क्या क्वेश्चंस आए हैं। ओके। सो थैंक यू।